हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा ईएसी पीएम के अध्यक्ष ने पीएम केयर्स में योगदान देने के लिए स्वेच्छा से 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कमी की है। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या होता है और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्रधानमंत्री को होती है वो क्या होती है, इसी से प्रश्न आएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। पहले जो काम अब नीति आयोग करता है वो काम पहले योजना आयोग करता था, लेकिन नीति आयोग इसलिए लाया गया कि ये ज़्यादा इसके अंदर राज्यों को साथ लेके चलता है। ये सहकारी संघवाद के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसलिए नीति आयोग को लेके आया गया। और ये एक कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी ना ये संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक संस्था है। ये सरकार के एक ऑर्डर के द्वारा तैयार की गई है, बनाई गई है, तो ये कार्यकारी संस्था है और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्यरत है। इसका संगठन देख लेते हैं। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ पदेन सदस्य होते हैं। ये 4 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है। विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जो देश के बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों या किसी साइंस की रिसर्च से जुड़े हों या किसी सोशल वेलफेयर से जुड़े हों, ऐसे जो संस्थान हैं वहाँ से विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। और इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्य के जो सीएम होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 संघ राज्य हैं, इनके सीएम, इसके अलावा बाकी यूटीज के उपराज्यपाल आते हैं। इस टाइम पर इसके कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। तो ये नीति आयोग के बारे में हो गया शॉर्ट में। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के बारे में। ये प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए एक गैर संवैधानिक एवं स्वतंत्र समिति है। असंवैधानिक मत इस्तेमाल करिएगा यहाँ पर, गैर संवैधानिक, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। स्वतंत्र समिति है, प्रधानमंत्री को सलाह देती है आर्थिक मामलों पर। प्रधानमंत्री जो सलाह मांगता है या फिर अपनी तरफ से जो भी बताना होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बराबर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बराबर इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। आमतौर पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो उसके बाद अपनी सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री जब पदमुक्त हो जाता है तो साथ में ही सलाहकार समिति के सदस्य भी त्यागपत्र दे देते हैं। अब देखते हैं अगला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है, यानी कि 96 से 104% रहेगा। अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन स्थितियां प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन डाइपोल स्थितियां हिंद महासागर के ऊपर व्याप्त हो रही हैं। तो ये दोनों मानसून के लिए उत्तरदायी होते हैं और मानसून कैसा होगा ये उसको डिसाइड करती हैं। तो शॉर्ट में जान लेते हैं इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। तो इसे भारतीय नीनो भी कहते हैं। जिस तरीके से अल नीनो प्रशांत महासागर में कार्य करता है, वैसे भारतीय नीनो या इंडियन ओशन डाइपोल भारत के मानसून के ऊपर प्रभाव डालता है। इसमें 2 पोल बन जाते हैं, हिंद महासागर का पश्चिमी छोर और इसका पूर्वी छोर। तो जब हिंद महासागर के पश्चिमी छोर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है कि भारत में वर्षा ज़्यादा होती है। इसके अपोजिट जब ईस्टर्न इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वेस्ट की साइड से हवाएं उस साइड में जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि पूर्वी छोर पर वर्षा ज़्यादा होती है और इंडिया में इससे मानसून थोड़ा कमज़ोर रहता है और वर्षा कम होती है। और दूसरा था इसमें अल नीनो दक्षिणी दोलन। तो अल नीनो तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा कि जब
पवन या सॉरी ये प्रशांत महासागर की स्थिति से संबंधित है। जब प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर पर टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पर उच्च टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वायुदाब कम हो जाएगा। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि पूर्वी तट पर, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर वर्षा अच्छी होती है और पश्चिमी तट पर सूखा रहता है, और लानीनो में इसका ऑपोजिट होता है। तो ये अल और लानीनो हो गया। इसकी स्थितियां जब सामान्य रहती हैं, अगर अल नीनो है तो भारत में सूखा पड़ेगा, क्योंकि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वो हिंद महासागर से लगा हुआ है, इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। और जब लानीनो होता है तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर वर्षा ज़्यादा होती है और उसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। तो इस बार ये सामान्य स्थितियां हैं, तो सामान्य वर्षा की संभावना की जा रही है। अगला है, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की वित्तीय सहायता रोकने को कहा है। तो जान लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं, एक ये डेटा है कि अमेरिका ने 57 मिलियन 2020 में ये असेस्ड इसका कंट्रीब्यूशन है, जो इसको एक सदस्य, डब्ल्यूएचओ का सदस्य होने के तौर पर देना पड़ता है। तो ये इतना दिया है 2020 के लिए, और ये सिर्फ 3 महीने का है, 31 मार्च तक। इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो वित्तीय सहायता जो अमेरिका देता है वो वॉलेंट्री देता है। तो अगर रोक लगाता है तो इससे डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। आप देखेंगे चाइना का भी रिएक्शन आ रहा है, रशिया भी बोल रहा है कि ये गलत है, चाइना भी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा डब्ल्यूएचओ का भी बयान आया है कि इससे प्रभाव पड़ेगा। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। इसमें बाकी और भी सदस्य देश दिए गए हैं, कौन कितना कंट्रीब्यूशन करता है। यूएसए है, चाइना है, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, ये हैं। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बहुत शॉर्ट में जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व के राष्ट्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने के साथ ही उन्हें विशेषज्ञता प्रदान करती है। इसके 194 सदस्य हैं, और इसकी जो मातृ संस्था है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये देख लीजिए आप। नई दिल्ली में एक है, ये नई दिल्ली, और ये आपका मनीला में है, ये कायरा में है, और ये ब्राज़ाविले में है, ये ब्राज़ाविले, वाशिंगटन डीसी और कोपेनहेगन, ये 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। काम क्या है? विश्व की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करना, वैक्सीन तैयार करता है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और मानक निर्धारित करता है कि दवाएं कौन सी हों, या जो खाद्य पदार्थ हैं उनके मानक। विश्व के जो स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं उनमें सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय सहायता देता है, प्रोत्साहन देता है। जो सदस्य देश हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नज़र रखता है, उनको सहायता देता है, विशेषज्ञता प्रदान करता है। तो इसका यही सारे काम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड ही रहेंगे। चौथा है, लॉकडाउन नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। ये स्टेटमेंट आया एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जान लेते हैं कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एनडीएमए है क्या। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, संसद के एक अधिनियम के द्वारा तैयार की गई है। आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, वैधानिक निकाय किसे कहते हैं, और गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं। तो जो संसद के अधिनियम के द्वारा जिस संस्था का निर्माण किया जाता है वो वैधानिक निकाय होती है। जिसके बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है वो संवैधानिक निकाय होगा। और किसी सरकार के ऑर्डर के द्वारा जो तैयार की जाती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो उसको बोलते हैं गैर वैधानिक निकाय या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना की गई थी
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसका काम क्या है? प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं और इन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष जो इसका होता है उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि अन्य जो सदस्य होते हैं वो राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा 4 ऑप्शन और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिनको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो अगर कहीं भी ऐसा कुछ आता है जैसे कि अटॉर्नी जनरल को दिया जाता है, तो ऐसे अगर आता है तो आप याद रखिएगा। फिर है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने पूल टेस्टिंग की अनुमति दे दी है। ये अभी बहुत चर्चा में है, तो शॉर्ट में जान लेते हैं पूल टेस्टिंग के बारे में। मेनली इसमें होता क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के नमूने लिए जाएंगे और उन नमूनों को एक साथ मिक्स करके उनका एक साथ टेस्ट किया जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि 100 लोगों के नमूने लिए गए एक लोकेलिटी से और उन नमूनों को एक साथ मिक्स किया गया और एक साथ उनका टेस्ट किया गया। ऐसे ही 5-6 जगह से ले लिए गए, तो मान लीजिए 5 जगह से ले लिए गए 500 लोगों के और 100 में डिवाइड करके वो 5 जगह पे टेस्ट किए जाएंगे। मान लीजिए 4 जगह पर निगेटिव आए और एक जगह पे पॉजिटिव आया। ऐसे अगर हम सभी का एक एक करते तो हमारी 500 किट लगती, लेकिन अभी हमने 5 जगह पे किया और 4 के नेगेटिव आए लेकिन एक का पॉजिटिव आया, तो जिसमें पॉजिटिव आया था उनमें से 100 लोगों का हम अलग अलग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, 5 किट अभी लगी और 100 किट वो, यानी कि 105 किट में ही काम हो जाएगा। तो इसलिए ये पूल टेस्टिंग को मंजूरी दी गई है ताकि जो है कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कर सकें और इससे रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। तो पहले आईसीएमआर ने मना किया था लेकिन फाइनली अनुमति दे दी है। ये कई दिन से चर्चा में था। तो पूल टेस्टिंग ये होती है। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और कभी कभी पीडीएफ अपलोड करने में देर हो जाती है, लेकिन अगर लेट भी हो जाता है तो दूसरे दिन ज़रूर पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मिलेंगी सारी पीडीएफ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।